जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय संविधान। मैं आपके सामने अमन रिजवी। अगर कोई है प्लीज़ आए मुझे ज्वाइन करें। हेलो 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 जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय संविधान। मैं आपके सामने अमन रिजवी। और पहले मैं अपनी शुरुआत जिस तरह करती हूँ सही करूँगी कि अपने शेर से करूँगी। एक शेर से, हम उनसे तो बेहतर हैं जो रूप बदलते हैं, हम उनसे तो बेहतर हैं जो रूप बदलते हैं, माना कि खराशें हैं चेहरा तो हमारा है। बहुत सारी खराशें नज़र आ रही होंगी, बड़े सारे दाग धब्बे हैं, बहुत अजीब सी शक्ल है, लेकिन अपना ही चेहरा है, कोई ढोंगी नहीं हूँ, कोई हिपोक्रेट नहीं हूँ। तो आज जैसे कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछना चाह रहे थे डॉक्टर कफ़ील का क्या रहा, तो डॉक्टर कफ़ील के लिए आप लोग परेशान मत हों, क्योंकि कार्रवाई दोनों तरफ से होती है, हेयरिंग दोनों तरफ से होती है। तो कफ़ील साहब की फैमिली की तरफ से आज पूरी की पूरी हेयरिंग हो चुकी है, लेकिन कल फिर कार्रवाई है, कल फिर है। तो यूपी गवर्नमेंट जो है वो कल अपना पक्ष रखेगी, या यूपी के प्रधानमंत्री जो हैं वो जो फंडे लेकर आए होंगे उनको फंसवाने के, वो अपने कल रखेंगे। तो आज पूरे दिन कोर्ट में कार्रवाई चली, पूरे दिन हेयरिंग चली, सबूत सारे पेश हुए, और कल फिर है जिसमें यूपी गवर्नमेंट अपना पक्ष रखेगी, अपना तर्क रखेगी, अपना मुद्दा रखेगी, जो रखेगी रखेगी। लेकिन आप डॉक्टर कफ़ील को दुआओं में याद रखेंगे और इसी तरह उनके लिए आवाज़ बनेंगे, और उन्हीं के लिए नहीं सबके लिए ऐसे आवाज़ बनेंगे। आज मैं ऐमन रिजवी, यानी मैं ऐमन चौधरी, ऐमन बौद्ध, ऐमन कुमार, आज मैं कंगना रनौत के लिए अपने भाई का रिश्ता लेकर आई हूँ। कंगना रनौत आप जानते होंगे बड़ी सस्ती पब्लिसिटी पाना चाहती हैं, उल्टे सीधे ड्रामे करती हैं। तो कंगना जी, आपने एक बयान दिया है, आपने कहा है कि मॉडर्न जो इंडिया है वो कास्टिज़म पर यकीन नहीं रखता। तो मैं ऐमन चौधरी अपने भाई का रिश्ता आपसे लेकर आई हूँ। मेरा भाई अछूत नहीं है, दलित है, दलित है। मेरे भाई का नाम है देव चौधरी, रंग साफ, हाइट 5'4", और बिजनेस अपना उनका यूट्यूब चैनल है, लोकतंत्र उनके चैनल का नाम है, और अल्लाह का शुक्र बड़ा अच्छा चैनल चल रहा है, 1 मिलियन होने वाले हैं। तो क्या आप मेरे भाई से शादी करेंगी? मेरा भाई दलित समाज से आता है, नाम है देव चौधरी, खाता कमाता है, अच्छा खाना बनाना जानता है, पूरा गुणवंती है, आपको खुश रखेगा। आप भी मीडिया लाइन से, आपको भी पॉपुलैरिटी चाहिए, आपकी वीडियो ये वादा करती हूँ मैं रोज़ाना लगाया करेगा अपने चैनल पर। तो आप उच्च कोटि की हैं। आपने ही कहा कि इस वक्त मॉडर्न भारत में कास्टिज्म नहीं है, ये कंगना रनौत ने कहा, क्योंकि आप बड़ी घटिया पब्लिसिटी के लिए करती हैं, ड्रामेबाजी करती हैं। आप वही हैं कंगना जी जिसने कहा था कि मोदी जी का शासन इतना अच्छा है कि इसके बाद तो कोई सरकार आनी ही नहीं चाहिए, इलेक्शन बैन हो जाने चाहिए, सिर्फ मोदी जी ही आने चाहिए। उसके बाद आप ही हैं वो कंगना जी जिसने कहा था कि शाहीन बाग नहीं बैठना चाहिए, हम देखते हैं कैसे बैठते हैं। और उसी के बाद आप ही हैं वो कंगना जी जिसने नेपोटिज्म पे बहुत लंबा 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 लेक्चर दिया था। वहाँ पर आपने लेक्चर इसलिए दिया था क्योंकि वो आपकी फील्ड से था। नेपोटिज्म क्या है? अगर बाप एक्टर है तो बेटा भी एक्टर बनेगा। वहाँ पर आपने बड़े, आपके लेबर पेन हुए थे, बड़े मरोड़ उठे थे, क्योंकि वहाँ आपका मसला था, कहीं ना कहीं आप भी शिकार थी नेपोटिज्म का। इसलिए आपने फौरन उस पर वीडियो बना बनाकर डालकर ये कहा था कि मैं सुशांत सिंह राजपूत के फेवर में हूँ। आप माफ़ कीजिए, सुशांत सिंह राजपूत के फेवर में नहीं थी, आप अपने ही फेवर में थी, अपने आप को प्रमोट कर रही थी। आप दिखा रही थी कि शायद कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्रीज में आपके साथ भी नाइंसाफ़ी होती है। लेकिन दलितों के साथ जो आप एक ड्रामा कर रही हैं, दलितों के बारे में जो आप ये बकवासें कर रही हैं कि नहीं भाई मॉडर्न इंडिया में कास्टिज्म नहीं है, तो आपके लिए मैं आपके दिमाग को ज़रा अवेयर करा दूं। ज़रा न्यूज़ सुना करिए। अभी 3 दिन पुरानी बात है, उड़ीसा में एक 15 साल की दलित बच्ची ने एक ब्राह्मण के बगीचे का फूल तोड़ लिया। कितना बड़ा जुर्म था भाइयों, फूल तोड़ लिया। उस बच्ची का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने, मासूम बच्ची ने एक फूल तोड़ लिया। क्या सज़ा मिली आपको पता है? 15 खानदानों का बाइकॉट कर दिया गया, 15 दलित समाजों को के खानदान को निकाल दिया गया वहाँ से। तो कंगना जी, आप कौन से मॉडर्न इंडिया की बात कर रही हैं? आप कौन से मॉडर्न उसकी बात कर रही हैं? ये कंगना जी वही हैं जो कह रही हैं कि नहीं भाई रिजर्वेशन ख़त्म होना चाहिए, दलित तो हमारे समान हैं। तो माफ़ कीजिए,
आप नेशनल क्राइम डेटा उठाकर देखिए और उसमें देखिए कि दलित समाज के साथ भारत में क्या हो रहा है, दलित समाज पे कितना जुल्म होता है, दलितों की बेटियां किस तरह उठाई जा रही हैं, किस तरह उनका रेप करा जा रहा है, किस तरह उनको जलाया जा रहा है, किस तरह सिगरेटों से उनको दागदार करा जा रहा है, किस तरह उनकी आंखें नोची जा रही हैं, किस तरह उनकी जबान काटी जा रही है, किस तरह उन्हें सुइयों से कैंचियों से गोदा जा रहा है। वो सब दलित समाज की हैं, वो आपको नजर नहीं आता, सिर्फ पब्लिसिटी नजर आती है आपको। कितना पैसा खाया, कहां से खाया। आप सब लोग हीरो हीरोइन नहीं हैं, आप एक्टर हैं, आप एक्टर हैं। आप अपनी बातों को बेचते हैं। आप फिल्मों में आते हैं तो अपना आपको मत समझिए, आप फिल्मों में पैसा लेकर आते हैं। वो तो लोग पागल होते हैं, आपके पीछे भागते हैं, हाय इतना अच्छा बोला। तो कोई आपने अच्छा नहीं बोला, स्क्रिप्टेड था, वो बोला, स्क्रिप्टेड गाने थे, वो बोले, वो गाए, पेड़ों के चारों तरफ भागे, देशभक्ति गाने गाए और उसका आपने फुल पेमेंट लिया। आपने भारत पर, भारत के लोगों पर, भारत के समाज पर, भारत की गवर्नमेंट पे कोई एहसान नहीं करा। आप पैसों में करते हैं जो काम करते हैं। इस वक्त सारे के सारे आप आरएसएस के पाले में हैं, तो वहाँ भी फ्री में नहीं होंगे, वहाँ भी आपको हैवी अमाउंट मिल रहा होगा और मिलता है। तो आप जो ये ड्रामेबाजी कर रही हैं, आप सोच रही हैं कि आप लड़की हैं, लेडी हैं, तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आप डिबेट करें, आप आकर दलित समाज से डिबेट करें, उनको बताएं कि आप वाकई दलितों को बड़ी इज्जत देती हैं और शादी करें। मैं अपने भाई का रिश्ता लेकर आई हूँ, 101% तैयार है। देव चौधरी नाम है और आप चैनल सर्च करिएगा, लोकतंत्र टीवी है, यूट्यूब चैनल है। 1 मिलियन होने वाले हैं कंगना जी, 2 महीने में हो जाएंगे। आपको दाल रोटी अच्छे से खिलाएगा और आप पर कोई पाबंदी भी नहीं करेगा। आप फिल्मों में आराम से डांस वांस करना, सब कुछ करना। तो मैं आपको रिश्ता दे रही हूँ। आप तो कह रही हैं ना कि कास्टिज्म नहीं है, आप तो उच्च कोटि की हैं। बात करने में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ज्ञान बांटना। प्रैक्टिकली उसको करके दिखाइए, प्रैक्टिकली उसमें जीकर दिखाइए, प्रैक्टिकली उसको फॉलो करिए, अपनी ज़िंदगी में शामिल करिए, तब मैं मानूंगी कंगना जी आप कंगना जी हैं। हालांकि आप मेरे भाई से काफ़ी बड़ी हैं, लेकिन हम ये कुर्बानी भी देने को तैयार हैं, हम देने को तैयार हैं। मेरा भाई आपसे शादी करने को तैयार है, रिश्ता लेके अमन चौधरी आई है, करेंगी शादी, वो दलित समाज का है। तो ये ड्रामेबाजी करना बंद कीजिए, ये जो आप ये सस्ती पब्लिसिटी के लिए करें, क्योंकि फिल्में तो अब चल नहीं रही हैं, आपकी फिल्में आ नहीं रही हैं, इंडस्ट्री ठप पड़ी हुई है। तो आप ये जो ड्रामे कर रही हैं, अपना आपको मुस्तकिल मीडिया में बनाने के लिए जो आप उल्टे सीधे बयानबाजियां करती हैं और लोगों की भावनाओं को आहत करती हैं, स्टॉप दिस नॉनसेंस कंगना जी। आई समझ, जहां पर हैं वहीं टिकी रहिए। आपके लिए वही है कि आप फिल्मों में आए और अपना एक्सपोजन करें और अपना नंगा पुंगा करके इधर करें, उधर करें, उधर करें। किसी कास्ट को टारगेट करने की जरूरत नहीं है, किसी समाज के ठेकेदार बनने की जरूरत नहीं है। दलित समाज के बारे में कभी सुना भी है, जानती भी, तो बकवासें करने आ गई हैं कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए, वो खत्म होना चाहिए। पहले ज्ञानी बनिए, फिर ज्ञान बांटिए। आप तो इतने बड़े ज्ञानी होते हो कि एक डायलॉग आपके मुंह से खुद नहीं फूटता है, स्क्रिप्ट में देख देख के पढ़ते हो, तब आपकी वो 1-1.5 घंटे की मूवी 2 साल में बनती है। हमें मालूम है कितना काबिल होते हो तुम सारे, सब पता है। और हम बावले सोते, हाय कंगना जी ने कितना अच्छा बोला, हाय अमिताभ बच्चन ने कितना अच्छा बोला, हाय शाहरुख खान ने कितना अच्छा बोला। कोई नहीं बोलता, सब रटा रटा है, तोते होते हैं। एक एक शॉट को ओके करने के लिए बार बार रीटेक होते हैं, 200 रीटेक होते हैं, तब इनसे डायलॉग मुंह से फूटता है। अपना कुछ नहीं होता, अपना ना इनके पास दिमाग होता, ना सेंस होता, ना इमोशन होते। सब डायरेक्टर बताता है, प्रोड्यूसर बताता है, तब ये बोलते हैं। और जब 1-1.5 घंटे की फिल्म बनती है तो आप जो काम कर रहे हैं आप वही काम करिए, आप दूसरे की कास्ट को टारगेट मत करिए। आप होती कौन है कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए? होती कौन है? किसी ने आपसे पूछा? अम्मा बतूला, जो अम्मा बतूला बन रही है, आपसे किसी ने पूछा कि कंगना जी आप अपनी राय दीजिए? पूरा का पूरा सेंसस रुका पड़ा के कंगना जी राय देंगी अपनी, तब वो सेंसस आगे जाएगा। तो ये सस्ती पब्लिसिटी आपने सुशांत सिंह राजपूत पर अप्लाई कर ली, बहुत अच्छा करा, लेकिन दलितों पे अप्लाई करने की कोशिश मत करना। आई समझ कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आपके बाप का राज चल रहा है जो खत्म होना चाहिए? आपके अब्बा का राज चल रहा है क्या? रिजर्वेशन तो आप भी खूब लेती थी, आप तो उच्च कोटि की आती हैं, तो आप क्यों लेती थी? आप तो जमींदार फैमिली से हैं, अम्मा आपकी टीचर है, अब्बा आपका बिजनेसमैन है,
तो आप क्यों लेती थी? आप करें तो जायज़, दलित बेचारे जो पिछड़े हुए हैं, मर रहे हैं, मजलूम है, खाने को नहीं है, उन पे आप कह रही कि नहीं भाई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो ये सारे के सारे उच्च कोटि के लोग डिफरेंट चैनल से आपके पास आते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और चले जाते हैं, सोते हैं कोई तो बावला होगा जो हमें फॉलो करेगा, जो हाँ कहेगा, वाह 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 करेगा। तो इस वक्त सब अवेयर हो चुके हैं कंगना जी, अगर नहीं हुए तो ऐमन रिजवी उनको अवेयर करेगी, बताएगी आपकी औकात, आपकी असलियत। एक मूवी का नाम बता दीजिए आपने फ्री में करी हो, और एक ऐसा बता दीजिए कि दिल्ली में लॉकडाउन में लोग चल चल के मर रहे थे, आपने कहीं पे स्टॉल लगाया हो खाने का। बताइए आपने करा क्या था? दलितों के लिए कुछ करा था आपने? आप तो करोड़ों कमाती हैं, लाखों कमाती हैं, आप तो स्माइल भी दे रही हैं तो ऐड बना देती हैं, अपने करोड़ों करोड़ों में साइन करती हैं। कुछ खर्च करा था दलितों पे, मजदूरों पे कुछ खर्च करा था? पूरे भारत के मजदूर मर रहे थे तब करा था कुछ? जैसे ही आपने देखा कि सब मर खप के अपने घरों को पहुंच गए तो सारे के सारे आप जो है अपनी कुर्सियां चमकाने आ गए, अपने नाम को चमकाने आ गए, अपने आप को चमकाने आ गए। तो बंद करिए दलितों को टारगेट करना। आई समझ? दलित बहुत पिछड़ा हुआ है और रिजर्वेशन का हकदार है, और ये रिजर्वेशन हमें हमारा संविधान देता है, भीमराव अंबेडकर का संविधान देता है। आप अम्मा बतूले से नहीं पूछा हमने कि हमें रिजर्वेशन होना चाहिए, मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। और मैं ऐमन रिजवी उच्च कोटि की हूँ, मुझे रिजर्वेशन नहीं चाहिए, लेकिन मैं उन सबकी आवाज़ हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं ऐमन चौधरी हूँ, मैं ऐमन बौद्ध हूँ, मैं ऐमन कुमार हूँ, जो भी है मैं वही हूँ। जितने भी दलित हैं मैं उन सबके सरनेम हूँ, क्योंकि मैं सबकी आवाज़ हूँ। तो अपनी ड्रामेबाजी बंद करिए, अपनी जितने ये आप चमका रही हैं ना इसको बंद करिए। सबको पता चल गया कि आप कंगना रनौत हैं और आप क्या हैं, आप पब्लिसिटी के लिए कर रही हैं सब ये ड्रामा। तब हम आते हैं आमिर खान की तरफ। जिस तरह आपने देखे आमिर खान को टैग करा जा रहा है, आरएसएस वाले टैग कर रहे हैं कि भाई आमिर खान गद्दार है, आमिर खान ये, आरएसएस वाले कर रहे हैं। तो भाई मैं आमिर खान को फेवर नहीं कर रही, सबसे ज़्यादा आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान, सबसे ज़्यादा टारगेट मैं ही इनको करती हूँ। लेकिन अगर इस बात पे आमिर खान को गद्दार कहा जाए कि उसके आगे खान लगा हुआ है, तो ये बहुत गलती कर रहे हो। और अक्षय कुमार को आप देशभक्त बनाने की बात करते हो। आपको पता है भाइयों, अक्षय कुमार भारतीय है भी नहीं, वो कैनेडियन है, वो इंडियन है भी नहीं। और इतना बड़ा वाला है कि तू वहाँ का शहरी या कमाता, तू बेवकूफ़, तू भारतीयों को बना रहा है। देशभक्ति तू भारतीयों को दिखा रहा है। मोदी जी के इंटरव्यू तू यहाँ पर ले रहा है, तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का लेना, कनाडा में जाके प्रमोट कर, वहाँ का सोशल एक्टिविस्ट बन, वहाँ का एक्टर बन। तू भारत में क्या कर रहा है? पाकिस्तान का कोई सिंगर आता तो इनको मौत, लेबर पेन होने शुरू हो जाती है, लेकिन कनाडा का कोई एक्टर यहाँ पर आकर काम करे तब तुम्हारे लेबर पेन नहीं होते भक्तों, तब तुम मर जाते हो। और पाकिस्तानियों को भी तुम ही खुद बुला बुला कर लाते हो, इस फिल्म में गा दो, उस फिल्म में गा दो, और बाद में फिर सारे भगत टैग करते हैं आतिफ असलम ने गाया, उसने गाया, उसने गाया। आतिफ असलम क्या खुद ही जबरदस्ती गा देगा फिल्म में आके? जब तुम बुलाओगे जब तो गाएगा। तो ये ड्रामेबाजी बंद करो। ये जो तुमने चालाकियां कर रखी हैं, पहले तुम बुलाते हो, फिर तुम टारगेट करते हो, पहले तुम फिल्म देते हो, फिर तुम टारगेट करते हो। तो ये अपनी हिपोक्रेसी बंद करो, ये मुनाफकत बंद करो, ये दादागिरी बंद करो। पब्लिक जाग रही है, जो नहीं जागी वो जाग जाएगी। तो ये ड्रामेबाजी मत करो। बताओ अक्षय कुमार बाहर का है, बताओ अक्षय कुमार कैनेडियन है, वोट नहीं देता वो, तो उसको तो गद्दार नहीं कहा तुमने कि वो गद्दार है। आमिर खान गद्दार क्योंकि वो टर्की की प्राइम मिनिस्टर से टर्की की प्रेसिडेंट से उसने के पास चला गया, एमिना एर्तुगरुल से, तो वो गद्दार। हमारे मोदी जी जाएं तो वफादार, हिंदुस्तान के जितने ये जाएं पाकिस्तान के आतंकवादियों से मिलते फिरें तो ये जर्नलिस्ट, लेकिन क्योंकि उसके आगे आमिर खान लगा हुआ है इसलिए वो गद्दार। तो ये सब ड्रामेबाजी है, ये आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आपको समझना होगा और समझना भी चाहिए। तुम सारे एक्टिंग भी पैसे लेके करते हो, मजहब भी कभी हिंदू बन रहे हो, कभी मुसलमान बन रहे हो, कभी सिख बन रहे हो, कभी ईसाई बन रहे हो। तुम तो एक्टिंग ही करते हो, लेकिन लोग तुम्हें बावला हीरो समझते हैं, हीरोइन समझते हैं। तुम कोई हीरो हीरोइन नहीं हो, तुम एक्टर हो। तुम पैसे लेके सब काम करते हो। तुम्हारा तो कोई मजहब ही नहीं है, तुम्हारा मजहब है सिर्फ पैसा। तुम अपने ईमान को बेचते हो, चाहे वो आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, कोई भी हो। बल्कि तुम सब में बेटर है आमिर खान। कम से कम वो एनजीओ चलाता है, जल के नाम से चलाता है, पानी को सेव करता है, वो गरीब बच्चों को डोनेट करता है। तुमसे कहीं अच्छा है वो आमिर खान, जिसको तुम टैग कर रहे हो, और करोड़ों कमा के दिया था उसकी फिल्म ने। तो ये ड्रामेबाजी बंद करो, ये हरकतें बंद करो जो तुम कर रहे हो। अब हम शाहीन बाग पर आ जाते हैं
कि शाहीन बाग पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि शाहीन बाग बैठने नहीं देंगे, शाहीन बाग बैठने नहीं देंगे। क्यों भाई? शाहीन बाग आपसे पूछकर बैठा था? हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है, हमें राइट है कि अगर हमारे पे नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही, तो हम प्रोटेस्ट करें और उसके लिए हमें अपने घरों से निकलें। तो अगर वो मुसलमान कर रहे थे, शाहीन बाग बना रहे थे, तो वो गलत है कि हम शाहीन बाग नहीं बनने देंगे। और मैं पहले से आपको कहती चली आ रही हूँ, कुछ लोग जो सोशल एक्टिविस्ट बनकर आपके बीच में आ रहे हैं और सारे के सारे उच्च कोटि के हैं और नए नए पैदा हुए हैं। कोई 2 महीने पहले पैदा हुआ है, कोई 3 महीने पहले पैदा हुआ है, कोई 4 महीने पहले पैदा हुआ है। तो सोशल एक्टिविस्ट का नाम जो होता है ना, उसका मतलब समझो कि क्या होता है। मैं ऐमन रिजवी सोशल एक्टिविस्ट नहीं हूं, आज से नहीं हूं, मैं खादमा हूं। अगर ये सब सोशल एक्टिविस्ट हैं तो मैं खादमा हूं, मैं नहीं हूं सोशल एक्टिविस्ट। सोशल एक्टिविस्ट का मतलब क्या होता है? वो समाज के बीच में रह के समाज की सेवा करे, समाज को अवगत कराए। ये नहीं 5 स्टार होटलों में जाए, 6-6 दिन वहां पड़ा रहे और वहां पर मीडिया को बुलाकर कर दे भाई हमने अपना बटालियन बना ली। हमारे मुसलमानों के बीच में जामा मस्जिद पहुंच जाओ, आजमगढ़ पहुंच जाओ, गाजियाबाद पहुंच के मुसलमानों की सोसाइटी में पहुंच के कह दो हम शाहीन बाग नहीं बैठने देंगे। शाहीन बाग माफ करो, खुशी में नहीं बैठा था, दुख में बैठा था, दुख में। और एनआरसी आप क्या लागू नहीं होने देंगे? वो तो 10 महीने से मैं भी कह रही हूं कि एनआरसी लागू हो ही नहीं सकती, ना होगी। ये तो सिर्फ मुद्दा भटकाने के लिए लाया गया ताकि पूरे भारत को बर्बाद कर दें, और बर्बाद कर दिया। मैं तो वेरी फर्स्ट 10 महीने से कह रही हूं कि एनआरसी लागू नहीं होगी। यह आपको भटकाने के लिए करा गया, क्योंकि कोई भी जेल इतनी बड़ी नहीं है जहां पर 137 करोड़ लोगों को भरा जा सके, या इतनी गोलियां नहीं है भारतीय सरकार के पास जो 137 करोड़ लोगों को मारे। और एनआरसी जो मुसलमानों पे नहीं लगेगी। अगर एनआरसी लागू हुई, कम से कम उसकी जद में 95 करोड़ लोग आएंगे। तो ये जो सोशल एक्टिविस्ट बन के आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम सोशल एक्टिविस्ट हैं और मुसलमानों के बीच में आके चंदा भी मांग रहे हैं, मुसलमानों के बीच में आके सहानुभूति भी ले रहे हैं और आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम आपके भाई हैं, हम आपके अपने हैं। तो आप वहाँ जाइए ना जहाँ 88% लोग रहते हैं और हमें गद्दार और आतंकवादी कहते हैं। आप वहाँ जाकर समझाइए, हमें तो पता है हम सही हैं, हमें तो पता है हम लॉयर हैं, हमें तो पता है हम भारतीय हैं, हमें तो पता है हम संविधान को मानते हैं, हमें तो पता है हम जुडिशरी पे यकीन करते हैं। आप हमें क्या समझा रहे हैं? कभी जामा मस्जिद पे समझा रहे हैं, कभी गाजियाबाद में समझा रहे हैं, कभी आजमगढ़ में समझा रहे हैं, कभी होटलों में समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं आप? क्या समझाना चाहते हैं? सिर्फ 18% लोगों को समझाएंगे आप? क्यों भारत में क्या 18% सिर्फ मुसलमान ही रहते हैं जो भटके हुए हैं, लाइन से उतरे हुए हैं, और 88% नहीं रहते? तो आप वहां क्यों नहीं जाते? वहां पर एटीएम, पेटीएम, सेटीएम, टेटीएम क्यों नहीं देते अपना? क्योंकि इनको पता है सबसे इजी टारगेट बेवकूफ कौम मुस्लिम की होती है। इन्हें बस भक्तों को गाली देना शुरू करो, आरएसएस को गाली देना शुरू करो, और ये दिल गुर्दे फिर खोल देते, हाय हमारा भाई, ये तो हमारा है। ये नहीं देखते कि वो कौन सा है, ये नहीं देखते कि उसकी जड़ें कहां से निकलती हैं। और कहां थे ये लोग लॉकडाउन के वक्त, कहां थे ये लोग एनआरसी के वक्त, कहां थे ये लोग दिल्ली दंगों के वक्त? तब ये पैदा नहीं हुए थे क्या? 50-50 साल के बुढ़े, 40-40 साल के बुढ़े अभी सीधे अपनी माँ की कोख से निकलकर आते एकदम सोशल मीडिया पे आ गए क्या? हम सोशल एक्टिविस्ट, हम तुम्हारे अपने नहीं थे क्या? जब तब मीडिया नहीं था, तब नेटवर्क नहीं था, तब लाइव नहीं आते थे, कहाँ थे उस वक्त ये? तो सवाल करो जाहिलो, सवाल करो, अपने ढक्कन खोलो। जो तुम बावले बन जाते हो ना, बावला बनना बंद करो। अपनी ही कौम में से कोई लीडर ढूंढो, दलित अपनी कौम में से ढूंढे, आदिवासी अपनी कौम को प्रमोट करके अपने निकाले लीडर, सिख सरदार भाई अपने कौम में से निकालें, मुसलमान भाई अपने कौम से निकालें। अरे हम इन्हीं के तो सताए हुए हैं ब्राह्मणों के, फिर तुम ब्राह्मणों के पीछे जा रहे हो। ये सारे ब्राह्मण के ब्राह्मण, इनमें बता दो सारे के सारे जो सोशल एक्टिविस्ट गठजोड़ बंधन कर रहे थे दिल्ली में आके, कोई मुसलमान था, कोई दलित था, कोई आदिवासी था, कोई सरदार था, कौन थे ये? पांडव, सारे के सारे ब्राह्मण थे। और आपको फिर बेवकूफ बनाकर चले गए, और आप फिर हाय हमारा है, हमारी बात करता है, भक्तों को गालियां देता है, भक्तों के बेलन घुसा रहा है। तो आपको फिर बावला बनाया जा रहा है, आप फिर बावले बन रहे हो। मैं शुरू से कहती चली आ रही हूं, मैं ऐमन रिजवी कोई नेता नहीं हूं, कोई अभिनेता नहीं हूं, किसी पार्टी से नहीं हूं, किसी एनजीओ से नहीं हूं। उसके बाद लगातार मैं 10 महीने से आपसे जुड़ी हुई हूं, आपके लिए काम कर रही हूं, आपको अवगत करा रही हूं, आपको विद फैक्ट बता रही हूं
कि भारत किस तरफ जा रहा है। और ये क्योंकि ये देख रहे हैं कि बीजेपी की अगर मकबूलियत कम होती है तो इन्होंने ये अपने एजेंट उतारे हैं आपके बीच में, जो इनको भक्तों को गालियां देंगे, बाद में कुछ दिन बाद इन्हीं के साथ मिल जाएंगे। और उसका खुला सबूत केजरीवाल है। कौन था केजरीवाल? क्या कहता था? बीजेपी का दुश्मन हूं, ये हूं, वो हूं, और एकदम से दिल्ली में आया, झाड़ू चलाई और 68 सीटें निकाल कर ले गया। पहली बार दुनिया के इतिहास में ऐसा हुआ, एक पार्टी वजूद में आती है, इलेक्शन लड़ती है और 68 सीटें ले जाती है 70 में से। ये अपने अंदर एक रिकॉर्ड था। तो भाइयों, ये रिकॉर्ड नहीं था, ये रिकॉर्ड बनाया गया था। ये रिकॉर्ड पूरा तैयार करा गया था, पूरी स्ट्रैटेजी तैयार की गई थी आरएसएस की तरफ से। केजरीवाल को प्रमोट करा गया था क्योंकि पता है मुसलमान भी बावले होते हैं, लोग भी बावले होते हैं। आपको बेवकूफ़ बनाया गया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और जब सीट खत्म होने वाली हुई तो लास्ट में आकर बिजली और पानी फ्री कर दिया। और जब तीसरी बार आए तो इन्होंने मुसलमानों का खून भी फ्री कर दिया। 3-4 दिन तक दिल्ली दंगे होते रहे, केजरीवाल की नाक के नीचे, सेंट्रल गवर्नमेंट की नाक के नीचे, यहाँ की पुलिस के नीचे, यहाँ के प्रेसिडेंट के नीचे, हमारे प्रधानमंत्री के नीचे, और उन दंगों को किसी ने रोका नहीं। जब पक्का यकीन हो गया कि 10-12 हज़ार मुसलमान हमने काट लिए, तब ये एक्शन में आए। हाय हाय, और एक्शन में कैसे आए? इन्होंने उन्हीं मुसलमानों को जिनके घर जले थे, जिनके मकान लूटे थे, जिनकी बेटियां गायब हुई थी, जिनकी बेटियां लूटी थी, उन्हीं को पकड़ पकड़ कर जेल में डालना शुरू कर दिया कि यही मास्टरमाइंड थे, यही मास्टरमाइंड थे दंगों के। और अगर वहां पे भी कमी पड़ गई तो जामिया स्टूडेंट्स को उठाना शुरू कर दिया, जेएनयू से उठाना शुरू कर दिया, एएमयू से उठाना शुरू कर दिया। तो केजरीवाल आपके सामने खुली मिसाल है कि ये भी आपका बेटा बनकर आया था, आपका अपना बनकर आया था। और मैं 3-4 महीने पहले से चिल्ला रही थी कि केजरीवाल आरएसएस के हैं, ये अपना रंग दिखाएंगे। और देखिए, जैसे ये जीते इन्होंने अपना रंग दिखा दिया, एकदम ये मोदी की गोद में जाकर बैठ गए। जो केजरीवाल ये कहता था पुलिस मेरे हाथ में नहीं है, एकदम पुलिस उसके हाथ में आ गई। जब कोरोना वायरस को इन्होंने आतंकवादी जिहादी बनाकर निजामुद्दीन से टैग करा तो इसी केजरीवाल ने कहा जाओ एफआईआर करो। और यही वो केजरीवाल है जो डेटे देता था कोरोना के, और उसमें साफ मेंशन करता था कि इतने मरे भारत में, ये इतने मरे केस है, उसमें मरकजी निजामुद्दीन के इतने हैं। ये वही केजरीवाल है। तो आपके साथ दोबारा फिर यही होने वाला है, आप फिर ठगे जाएंगे इन पांडवों के हाथ में। ये जो सारे ब्राह्मण आपके पीछे लगे हुए हैं ना, ये लगे नहीं, ये लगाए गए हैं, ये लगाए गए हैं आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, आपसे सिंपैथी लेने के लिए। और आप खुद ही अपनी अकल यूज करो ना, क्यों नहीं जा रहे तुम? बिहार जाओ, बंगाल जाओ, आसाम जाओ, तुम क्यों जा रहे हो? आजमगढ़, दिल्ली क्यों आ रहे हो यहाँ पर तुम? और दिल्ली आए थे तो वहां क्यों नहीं गए जहां दिल्ली दंगे हो रहे थे? सिर्फ 5 स्टार होटल में घुसे रहे, वहीं से अपना दिखाते रहे हम 5 पांडव, 5 पांडव, हम 5 ब्राह्मणों ने अपने पूरे पांडव बने थे। आए क्यों थे होटल में? सवाल करो, अपने ढक्कन खोलो, क्या करने आए थे ये होटल में? ऐसा कौन सा मिशन था जो होटल में इंजाम दे रहे थे? वही मीडिया को बुला के इंटरव्यू दे रहे थे। इतने बड़े सेलिब्रिटी तो नहीं थे कि इनको कोई गोली मार रहा था और चिद्दी चोर चवन्नी चोर मीडिया वालों को बुला रहे थे। शर्मा जी तक को बुलाया था इन्होंने, जिनसे इन्होंने ही मुझे एक्सपोज करवाया था। शर्मा जी से इन्होंने ही एक्सपोज करवाया था कि अमन रिजवी का ग्राफ नीचे लेकर आओ। तो मेरा ग्राफ तो ऊपर था ही नहीं जो तुम नीचे लेकर आओगे। मैं हूं क्या अमन रिजवी? मैं जीरो हूं, जीरो। लेकिन डिजिट से पहले आने वाला जीरो समझने की भूल मत करना भक्तों या पंडितों। मैं वो जीरो हूं जिस डिजिट के आगे लग जाए उसकी वैल्यू बढ़ा देती है अमन रिजवी। अमन रिजवी नाम है मेरा, हल्के मत लेना मुझे, अकल रखती हूं, अंगूठा छाप हूंगी। मैंने कभी नहीं कहा मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं, मैं नहीं हूं गोल्ड मेडलिस्ट। मैंने तो स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी। चलो, मैं जाहिल हूं, अंगूठा छाप हूं, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे बुद्धि दी है, 10 लाख जीबी का दिमाग दिया है, मैं उसको यूज करती हूं। मैं उसको यूज करके आपको फैक्ट बताती हूं। तो यह आपको समझना होगा, अपने आप से सवाल करना होगा कि दिल्ली में ऐसा कौन सा मिशन था जो पांडव इंजाम देने आए थे? और सारे पांडव थे। क्या दिल्ली में कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं था? मुसलमान, दलित, ईसाई, आदिवासी सिर्फ यही थे? 2-2 महीने से निकल कर आए सोशल एक्टिविस्ट बन गए। और कमाल की बात, एक वो जिसको बोलना भी नहीं आता, वो नया छोरा जिसकी वीडियो हम लगाते थे लोकतंत्र पे, त्रिपाठी जी, वो सोशल एक्टिविस्ट बन गए। इनको बोलने तक की तमीज नहीं है, वो पत्रकार बन गए। तो ये आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। मुझे मालूम है मैं सबसे दुश्मनी मोल रही हूं। अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, जमीनी खुदाओं से उलझ बैठी हूं।
मैं तो ज़मीनी खुदाओं से उलझ बैठी हूँ, उस वक्त आपके लिए उलझ बैठी हूँ, आपको अवेयर कराने आती हूँ कि आप किस तरह ठगे जा रहे हो और आप इन्हें चंदे दे रहे हो, एटीएम पेटीएम सेटीएम दे रहे हैं ये आपको। एसएमएस बाद में करो इनको, इनका पहले परफॉर्म आ जाता है, 11 रुपए डालो, 51 रुपए डालो, 501 डालो, ये डालो वो डालो। कर क्या रहा है? जो तुम्हें पैसा डालें करा क्या तुमने अभी तक हमारे लिए? जो तुम्हें पैसा डालें किस बात के लिए पैसा डालें? कैसे तुम लाइव पर आके बकवासें करते हो उसके लिए डालें? लाइव पर आके तुम बेलन घुसाते हो, चकले घुसाते हो, बरनौल लगाते हो इसलिए तुम्हें पैसा डालें? और सिर्फ मुसलमान ही क्यों डालें? उनसे जाके लो ना, जो तुम्हारे अपने हैं 88%, उनसे लो ना। तो ये आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है और आप बनना है, बड़ी खुशी खुशी बनना है। मुझे जरूरत नहीं पॉपुलैरिटी की, मुझे जरूरत नहीं किसी पार्टी की, मुझे आपकी टेंशन है, मुझे भारत की टेंशन है, मुझे संविधान की टेंशन है। मुझे कोई शौक नहीं है अपना पसीना बहाऊं। मैं चाहूं मैं भी 5 स्टार होटल में जा सकती हूं कि मैं भी आपसे कहूं ये ना मेरा एटीएम, ये ना मेरा पेटीएम, और 5 स्टार में आराम से खा पी के निकल लूं। मैं इस तरह की नहीं हूं। मैं आपके सामने आती हूं, आपको फैक्ट बताती हूं, अपने बिहाफ पर जाती हूं, जहां जाती हूं अपना पैसा खर्च करती हूं। कभी आपसे नहीं मांगा कि भाइयों हाँ ये कहती हूं मुझे सपोर्ट करो, मेरी आवाज को मजबूत करो, मेरी बात सुनो कि मैं क्या कह रही हूं, एमन रिजवी कह क्या रही है। और देखिए मेरी बात सच होनी शुरू हो गई। मैंने आपसे ही कहा था वो दिन दूर नहीं जब नोट हमारे इंडियन करेंसी पे गौर से चमकेगा, उसकी तैयारी शुरू हो गई। इन पंडितों ने एक षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया है, ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं। भाई महात्मा गांधी ने थोड़ी कुर्बानी दी थी भारत के लिए, इन्होंने दी थी, अशफाकुल्ला ने दी थी, और क्या नाम है हमारे उन्होंने दी थी, हमारे मुसलमानों ने उन्होंने दी थी, जाकिर हुसैन ने दी थी। ये आपको बावला बना रहे हैं ताकि आपका दिमाग खराब हो जाए और आपके हाँ ठीक तो कह रहा है ये, हमारे मुसलमानों ने भी दी थी तो नोट पे हमारे मुसलमान भी होने चाहिए। अबे जाहिलो, अकल के ढक्कन खोलो। महात्मा गांधी ने भारत के लिए जान दी थी। टाइमिंग बेशक गलत रही, वो 48 में उनको गोली लगी जो नाथूराम गॉडसे ने मारी। अगर वो 46 में लग जाती तो वो फ्रीडम फाइटर थे और अब भी फ्रीडम फाइटर होके मरे। उन्हें किसी देशभक्त ने नहीं मारा था, उन्हें आरएसएस वालों ने ही मरवाया था। और वो मंदिर जा रहे थे, बापू की कुर्बानी देश के लिए थी, उन्होंने आपके लिए कुर्बानी दी थी। और कितने चालाक है भाई, नोट पे एक ही की तो तस्वीर होगी। अगर हमारे आज़ादी में एक मुसलमान ने तो कुर्बानी नहीं दी, हमारे आज़ादी में एक सरदार ने तो कुर्बानी नहीं दी, हमारी आज़ादी में किसी एक दलित ने तो कुर्बानी नहीं दी, लाखों लोगों ने दी। तो क्या हम लाखों लोगों की पिक्चरें लगा देंगे नोट पर? नोट पे एक ही तो लगाएंगे। अब मैं आपको ये वाली बात बड़ी सिंपली तरीके से समझाती हूँ। आप वोट करने जाते हैं, काउंसलर खड़ा होता है आपके ही महल्ले से, काउंसलर या एमएलए एमपी खड़ा होता है, तो क्या वो काउंसलर या वो एमपी या एमएलए वो उस इलाके का सबसे काबिल आदमी होता है? उससे काबिल कोई नहीं होता। होते हैं लेकिन हम उसको अपना लीडर चुनते हैं। तो महात्मा गांधी को हमने अपना लीडर चुना था, अपना नेशन ऑफ फादर चुना था, इसलिए हमने उनको इज्जत दी। नोट पे उनका नाम फोटो आई। और ये आपको बावला बना रहे हैं, आपके दिमाग में साइकोलॉजी घुसा रहे हैं कि नहीं अशफाकुल्ला मरे थे, नहीं ये मरे थे, नहीं भारत को इन मुसलमानों ने ये करा था वो करा था। तो ये आपका दिमाग डाइवर्ट कर रहे हैं, उल्टा आपको भारत के खिलाफ भड़का रहे हैं। तो बंद करिए इनकी बातों में आना। हमारे बापू कल भी फादर ऑफ नेशन थे, आज भी और इंशाल्लाह कल भी रहेंगे। नेता एक ही होता है, लीडर एक ही होता है, उसको फॉलो करने वाले लाखों लोग होते हैं। अगर हर चवन्नी चोर यूं कहेंगे मुझे नोट पे आना है तो फिर तो नोट पे जगह ही नहीं बचेगी, फिर तो नोट पूरी दुनिया के बराबर बनाना पड़ेगा हमें कि भाई इतना लंबा नोट हो, सारे फ्रीडम फाइटर की तस्वीर उस पर होनी चाहिए। भगत सिंह का अपना अलग रुतबा है, अशफाकुल्ला का अपना अलग है, हम उन्हें मानते हैं फ्रीडम फाइटर हैं, कुर्बानी दी है। तो क्या सबके सब नोट पे जाएंगे? और महात्मा गांधी ने क्या क्या नहीं करा, भारत के लिए क्या क्या नहीं करा, कितनी कुर्बानियां दी, कितनी तहरीकें चलाई, किस तरह जलील होते थे जब वो वहां पर वकालत करने गए थे अफ्रीका में, जब उन्हें ट्रेन से फेंक दिया गया था। तो सिर्फ इसलिए कि महात्मा गांधी जो है वो आज़ादी से पहले गोली नहीं लगी थी, फांसी पे नहीं चढ़े थे, इसलिए फ्रीडम फाइटर नहीं है वो। उनको फिर भी गोली लगी थी जो आरएसएस ने मारा था। और आरएसएस कौन है? ये वही है अंग्रेजों के चाटुकार, अंग्रेजों के दलाल, ब्रिटेन की चड्डियां धोने वाले, गॉडसे की नाजायज औलादे आरएसएस। इन्होंने ही हमारे महात्मा गांधी को कत्ल करा था और ये देश के लिए कुर्बान हुए थे। तो इनकी बातों में आना बंद करिए, गुमराह होना बंद करिए। ये भारत आपका है। ये 5-6 पांडव आके आपको बावला बना रहे हैं। और ये सारे के सारे कौन है? उच्च कोटि के। कोई इनके साथ दलित है? अपने दिमाग के ढक्कन क्यों नहीं खोलते? मैं अंगूठा छाप एमन रिजवी आपको हर बार क्यों बताऊं ये वाली बात? आप खुद क्यों नहीं समझते हैं ये वाली बात? मिसिस कफील ने क्या बोला था कि चंदाखोरी बंद करो,
मेरे डॉक्टर कफील के नाम पे जो लोग चंदाखोरी कर रहे हैं बंद करो। मैंने नहीं बोला था, उनके भाई ने बोला था, उन्होंने बोला था, मैंने नहीं बोला था। यानी कि उनके नाम पे चंदाखोरी की गई थी, जब तो बोला था। किसने करी थी ये आपको पता, कहां से करी थी ये आपको पता। और आप फिर भी पागल, हाय हमारा नेता, हाय बेलन घुसा रहा है, हाय सुहाग रात मनवा रहा है, हाय ये कर रहा है, हाय ये कह रहा है महात्मा गांधी की तस्वीर गलत है नोट पे, हाय शाहीन बाग बैठने को मना कर रहा है, और आप उसे नेता बनाकर प्रमोट कर रहे हैं। मेरा नाम यूज करने की कोशिश भी करी गई, वो सबने देखा किस तरह मेरा नाम यूज करा गया। मेरा नाम भी यूज करा और करेंगे, अभी भी आगे करेंगे, मुझे एक्सपोज करेंगे, मुझे बदनाम करेंगे। कितने यूट्यूब चैनल वालों को पैसा देंगे कि ऐमन रिजवी की वीडियो ना आए। तो मैं कोई लालची नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं। कोई यूट्यूबर मेरे पास आता है नहीं आता, वो उसका ज़मीर। मेरी आवाज़ जहाँ से निकलती है, जहाँ से निकलती है मैं निकालूंगी, चाहे वो लाइव से निकले, चाहे वो सोसाइटियों में जाकर निकले, चाहे वो महल्लों में जाके निकले, चाहे वो स्टेट में जाके निकले, क्योंकि मैं ऐमन रिजवी आपकी अपनी आवाज़ हूँ। और अभी से नहीं आई, मैं बरसाती मेंढक नहीं हूँ अभी से टर 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 कर रही हूँ। मैं 10 महीने से आपके साथ बनी हुई हूँ और हमेशा आपको जोड़ने की बात करती, तोड़ने की बात नहीं करी ऐमन रिजवी ने। हमेशा कहा है भीमराव अंबेडकर का संविधान है जिसको मैं फाड़ने नहीं दूंगी, मर जाऊंगी, अपनी नागरिकता पे आंच नहीं आने दूंगी, ना आपकी आने दूंगी। संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, ये बोलती हूं मैं, यही नारा लगाती हूं, यही फेसबुक पे हर वीडियो में सर्कुलेट करती हूं। ये नहीं कहा मुझे चंदे दो, एटीएम पेटीएम सेटीएम लेके मुझे चंदा डालो, ऐसे नहीं कहा मैंने। तो आपको समझना होगा, आपको अपने अकल के ढक्कन खोलने होंगे, दलित समाज को भी जागना होगा। अरे दलित समाज के यूट्यूबर चैनल कहाँ है तुम्हारी बुद्धि? वैसे तो तुम चैनल चला रहे हो, अरे जब तुम्हारा चैनल है तो तुम अपने भाइयों को प्रमोट करो, अपने बंदों को लेकर आओ, उनको सोशल एक्टिविस्ट बनाओ, उनको साथ लेके चलो, तो फिर तुम्हारे में क्या फर्क रह गया? यहाँ भी तुम ब्राह्मणवादी चला रहे हो, यहाँ भी तुम सारे ब्राह्मणों को लेकर चल रहे हो। और कमाल की बात, एक बात और आपको बताऊं, एक बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट है, उन्होंने मुझसे क्या बोला, उन्होंने बोला अच्छा हुआ मरकज निजामुद्दीन पे पाबंदी लग गई। आपको 1 महीने पुरानी बात बता रही हूँ, यहाँ पर आतंकवाद पनपता था, वो कांग्रेस की लीडर हैं, बोला मरकज निजामुद्दीन पे आतंकवाद पनपता था, यहाँ पे सारे जिहादी पैदा करे जाते थे। तो ये हाल है इन सोशल एक्टिविस्ट का, और सारे के सारे ब्राह्मणों ने होल्ड कर रखा है इस पर। तो ये बात आपको समझनी हो। मैं ये नहीं कह रही सारे ब्राह्मण खराब होते हैं, नहीं होते सारे, बहुत सारे अच्छे भी होंगे, आपके वेलविशर भी होंगे, लेकिन वो आपके साथ लगातार बने हुए होंगे, आपका दर्द समझ रहे होंगे। 2-2 महीने पहले पैदा नहीं हुए होंगे अपनी माँ की कोख से, 40-40 साल के मुस्टंडे बन के नहीं निकले होंगे 2-2 महीने पहले। और हम आप भारत का दर्द एकदम उनको आया और लेबर पेन होने शुरू हो गए, हाय मुसलमानों हम तुम्हारे अपने हैं। तो आप उनसे सवाल करिए, तुम कहाँ थे जब दिल्ली दंगे हो रहे थे? और अभी जब तुमने पूरी की पूरी मिशन पांडव चलाया था होटल में, तो तुम क्यों नहीं गए थे उन इलाकों में जहां पर दिल्ली दंगे हुए थे? क्या तुमने वहां जाके विजिट करी थी, पूछा था? कुछ यूट्यूबरों को खरीद के तुमने इंटरव्यू सर्कुलेट करवा दिए थे, इसके अलावा तुमने कुछ तुम आए क्यों थे दिल्ली में? उस मिशन की आप नॉलेज लें कि तुम्हारा मिशन दिल्ली में क्या था, तुम क्या करने आए थे 5 स्टार होटल में टिक कर, तुम्हारा मिशन क्या था? ये सवाल आपको बनता पूछना चाहिए, और आप पूछने के लिए एबिल हैं क्योंकि आप जनता हैं। जब आप इन्हें सोशल एक्टिविस्ट कह रहे हैं तो पूछो भैया तू हमारा अपना है तो बता, तू दिल्ली आए क्या करने, क्या आए थे तुम? किस पब्लिक से मिले, किस आम पब्लिक से मिले? आपसे मिले क्या? दिल्ली दंगों में गए क्या? जहां पर मजदूर मरे थे वहां पर गए? कहीं गए? सिर्फ आराम से 5 स्टार होटल में रहे, 2-4 न्यूज निकलवाई और वापस चले गए? तो आपको मालूम करना होगा, भैया बताओ तुम्हारा मिशन क्या था, तुम आए क्यों थे, क्या करने आए थे तुम होटल में, क्यों आए थे तुम पांडवों की टीम? तो दलित समाज तुम्हें समझना होगा, तुम्हें भी ये बात तय करनी होगी कि तुम्हें अपने चैनल पे किसको लेना है। पैसा कमाना है तो कुछ भी करो, ईमान तुम भी बेच दो, कोई बात नहीं करो, लेकिन अगर वाकई ही तुम दलित समाज से हो और दलितों की मदद करना चाहते हो, दलित समाज को ऊपर लाना चाहते हो, भीमराव अंबेडकर के कानून से तुम्हें रत्ती बराबर भी मोहब्बत है, तो बाइकआउट करो, इन लोगों को अपने चैनलों पर लाना, करो प्रमोट अपनी कौम को, लाओ अपने अपने सोशल एक्टिविस्ट। ऐसा तो मैं मान नहीं सकती कि दलित समाज में कोई बोलने वाला ही ना हो, बहुत काबिल लोग हैं तुम्हारे समाज में भी, उनको लेकर आओ, उनके इंटरव्यू लगाओ। सिर्फ भारत में यही है 4-5, जिधर देखो ये चल रहा है, जिधर देखो ये चल रहा है, जिधर देखो ये चल रहा है। तो ये चीज तुम्हें आपको समझनी होगी, मुसलमान समाज को समझनी होगी, दलित समाज को समझनी होगी, वाल्मीकि समाज को समझनी होगी, इवन सरदार समाज को समझनी होगी, आदिवासी समाज को समझनी होगी कि आपके साथ हो क्या रहा है। आप फिर बेवकूफ बन रहे हैं, डिफरेंट चैनल से लोग आ रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट बन रहे हैं। और खबरदार मुझे आज के बाद कोई सोशल एक्टिविस्ट लिखे भी नहीं, मेरी पोस्ट पे कोई जरूरत नहीं, खाली ऐमन रिजवी खादिमा लिख दो।
ऐमन रिजवी सोशल एक्टिविस्ट नहीं। अब ऐमन रिजवी कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं। जब ये चवन्नी चोर सोशल एक्टिविस्ट हैं तो मैं सोशल एक्टिविस्ट नहीं हूँ। मैं अपनी इतनी तौहीन नहीं करवा सकती। ये मेरी तौहीन है, मेरे काम की तौहीन है, मेरे नाम की तौहीन है। मैं ऐमन रिजवी खादमा हूँ, आप सबकी नौकरानी हूँ, आप सबकी नौकर हूँ, आप सबको अवगत कराने आई हूँ। मैं सबके लिए उसी तरह से तैयार। मैं कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं हूँ भाई। सोशल एक्टिविस्ट का तमगा इन्हीं को दो, इन्हीं को मुबारक, इन्हीं को गोल्ड मेडलिस्ट दो। और सवाल करो कि आप हमारी सोसाइटियों में क्या करने आते हो। अपनी सोसाइटियों में जाकर हमें प्रमोट करो। बताओ दलित समाज के साथ क्या होता है, बताओ मुसलमानों के साथ क्या होता है। जाओ ना, अपने समाज में जाओ। भारत में मात्र 18% मुसलमान हैं। 18% के पीछे तुम क्यों जा रहे हो? सारे के सारे ब्राह्मणों, उस समाज में जाओ ना जिस समाज में हमें आतंकवादी कहा जाता है, देशद्रोही कहा जाता है। वहां जाके उनके दिमाग को ब्रेन वॉश करो ना कि नहीं, मुसलमान गद्दार नहीं होते। हमें बीच में आके हमें बता रहे हैं कि भाई मुसलमानों तुम ये गलत हो, तुम्हें ये करना चाहिए, नोट पे गांधी नहीं होना चाहिए, शाहीन बाग बैठने नहीं देंगे। किसी के बाप का राज चल रहा है जो शाहीन बाग बैठने नहीं देंगे। अगर बैठने की नौबत आई तो दोबारा फिर बैठेगा शाहीन बाग, फिर बैठेगा शाहीन बाग। अगर इन्होंने फिर दोबारा कोई चुल करी। और ये बात मैं आपसे शुरू से कहती चली आ रही हूँ कि एनआरसी लागू होगी ही नहीं, हो ही नहीं सकती। अभी एनपीआर वापस गया है, ये कुछ दिन बाद एनआरसी भी वापस लेंगे, फिर सीए भी वापस लेंगे। नहीं तो क्या वजह है 12 दिसंबर में ये बिल नोटिफाई लागू हो गया, नोटिफाई नहीं करा। इसीलिए लागू नहीं करा क्योंकि ये आपको डराना चाहते थे, आपको उलझाना चाहते थे। और उसके पीछे इन्होंने रेलवे बेच दी, मेट्रो बेच दी, एजुकेशन बेच दी, एलआईसी बेच दी, बैंक बेच दिए, सब चीज़ें बेच दी। और भी जो 2-4 चीज़ें वो बिकेंगी। तो ये सिर्फ उसका ड्रामा था, अदरवाइज कुछ नहीं था। तो मेरी बात हमेशा से कम 90% मेरी बात सही होती है। 10% में मैं इंसान हूँ, गलती हो जाती है, सबसे होती है, मुझसे भी होती है। लेकिन 90% मेरे फैक्ट बिल्कुल सही हैं जो मैं आपको 10 महीने से देती चली आ रही हूँ। मैं आपके बीच में 13 दिसंबर से लगातार बनी हुई हूँ, आपकी आवाज़ बनकर। कौन सा यूट्यूब चैनल ऐसा है जहां मेरा इंटरव्यू नहीं है? कौन सा दिल्ली में ऐसा प्रोटेस्ट था जहां जाकर मैंने स्पीच नहीं दी थी? एक बार नहीं दी थी, जाकर मालूम करें। 10-10 बार दी थी, कहीं 10 बार गई, कहीं 5 बार गई, कहीं 3 बार गई। सब प्रोटेस्ट में मैं पहुंची थी और आपकी आवाज़ बनकर पहुंची थी। आपको अवगत कराया था टोटल कि ये बिल क्या है, किस तरह हमारे पे जुल्म होने वाला है, किस तरह हमारे साथ ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं और इसके पीछे जीडीपीए का लोचा है। ये भी मैंने आपको बताया था कि जीडीपीए छुपाने के लिए सब ड्रामा चल रहा है। जब जीडीपी इनका बेनकाब हो गया तो फिर ये कोरोना वायरस लेकर आए थे। कोरोना वायरस का फैक्ट मैं आपको शुरू से बताती चले आ रही हूं। कोरोना वायरस जस्ट लाइक नज़ला खांसी, लेकिन इन्होंने इसको मौत की तरह बांटा। पहले इसको जाके मरकज में मुसलमान करा, उसके बाद इन्होंने एक के बाद एक झड़ी लगा दी मुसलमानों को मारने की। जो भी अस्पताल में मुसलमान जाता था उसको ये मार देते थे, जो भी दलित जाता था मार देते थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोरोना को मुसलमान कर दिया था। तो सबसे ज्यादा दिल्ली दंगों में मुसलमान मरा, फिर कोरोना की आड़ में मुसलमान मरा। और फिर आप बात करते हैं देशद्रोही की, बात करते हैं आतंकवादी की, बात करते हैं जिहादी की, बात करते हैं हलाला की। अरे हमारा जिगरा है, हमारा जिगरा। हम इतनी बर्दाश्त करते हैं क्योंकि हम इन्नल्लाह मा साबरीन पढ़ते हैं कि खुदा बेशक सब्र करने वालों के साथ है। जो सब्र करता है अल्लाह उसका साथ देता है। और ये हमारा सब्र था कि आज हमारी जीत हुई। मरकज़ निज़ामुद्दीन बिल्कुल क्लीन चिट मिली। मद्रास हाई कोर्ट से, बॉम्बे हाई कोर्ट से, दिल्ली हाई कोर्ट से, सब ने कहा कि मरकज़ निज़ामुद्दीन को बलि का बकरा बनाकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने यूज़ करा है। और ये मैं नहीं कह रही, कोर्ट ने कहा। तो ये सारे चड्डीधारी बेनकाब हो गए। और वो चड्डीधारी जो पकड़ पकड़ कर मॉब लिंचिंग कर रहे थे, कितने मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करी गई, लामहदूद की करी गई, वो कोई डेटा नहीं है। और आप फिर भी इन्हीं के मकड़ जाले में फंस रहे हैं। इन्हीं को सोशल एक्टिविस्ट बनाकर इनकी वीडियो को प्रमोट कर रहे हैं। हाय हमारे भाई, हाय हमारे भाई, हाय हमारे भाई, इनको चेक काट काट कर दे रहे हैं। तो जब तक आप अपनी अकल यूज नहीं करेंगे आप इसी तरह कटते थे और अभी कटेंगे। क्योंकि आप खुद यूनाइटेड नहीं हो भाई। ना दलित समाज अभी यूनाइटेड है, ना मुसलमान यूनाइटेड है। हाँ, सरदार समाज कल भी यूनाइटेड था, आज भी यूनाइटेड है। अगर देखना हो ना कैसे होती है यूनाइटेड, क्या होते, तो सरदार समाज से जाके सीख लो, दलित समाज वालों और मुसलमान समाज वालों, कि सरदार क्या होते हैं। जब बुलंदशहर में 3 सरदारों की पगड़ियां उछाली थी आरएसएस वालों ने और कीचड़ में डाली थी, पूरी दुनिया एक्टिव हो गई थी। हर जगह से सरदारों ने पोस्ट निकाली थी, प्रोटेस्ट करे थे कि हमारे समाज के साथ ये हो रहा है। तुम क्या करते हो भाई ये बताओ? मुसलमान की मॉब लिंचिंग हो जाती, कुछ बोलते हो? मुसलमान को गाय गोबर पे मार देते हैं, बोलते हो? और जिस बाबरी मस्जिद पे तुमने इतना कहर पीटा
इतना ड्रामा चला, सब चला, हमारी मस्जिद थी, पक्के सबूत थे कि वहाँ हमारी मस्जिद थी। और जब ये आस्था के नाम पर उस मस्जिद को शहीद करने जा रहे थे तो तुम गए थे 92 में? कौन मुसलमान गया था अपनी मस्जिद को बचाने? मुझे एक मुसलमान बता दे कि हाँ हम अपनी मस्जिद को बचाने गए थे 92 में। कोई गया था? नहीं गया। 92 में हमारी मस्जिद शहीद कर दी गई। सेंटर में कांग्रेस थी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी थी, हुई नहीं हुई। उसके बाद फिर वो मामला ठंडा हो गया, लोग आए, ऑर्गेनाइजेशन बनाई, बहुत पैसा खाया, बाबरी मस्जिद के नाम पे बहुत पैसा खाया। उसके बाद अब जब पार्ट 2 शुरू हुआ, शिलान्यास पार्ट 2, 28 साल बाद फिर तुम्हारे दर्द होने शुरू हो गए, हम मस्जिद वहीं बनाएंगे। ये तो तुम ये बताओ ना, तुमने इतने सालों में क्या करा उस मस्जिद के लिए? तुम बचाने गए, तुमने वहां पे जाकर कहा कि मस्जिद हमारी, तुम 2-4 मुसलमान जाकर वहां खड़े भी हुए थे। तो कौन सी मस्जिद की बात करते हो तुम? और जो मस्जिदें तुम्हारे पास हैं उनको तो सेव कर लो। हैदराबाद में कितनी मस्जिदें शहीद हो गई, कोई बोला, कोई आवाज? बाबरी मस्जिद पे परचम चल रहे हैं, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद। हमारी दिल्ली की जामा मस्जिद क्या हाल कर रखा है अहमद बुखारी ने और उसके खानदान ने? जाकर देखा? कभी बोले नहीं मुसलमान बदनाम हो जाएगा। क्यों बदनाम हो जाएगा? दिखाओ तुम्हारे अंदर क्या कमी है। वहां पर जाकर देखो, लब बर्ड आते हैं जामा मस्जिद में, लब बर्ड आते हैं, चप्पल पहन कर बैठते हैं। कोई वहां पर नमाज का कोई सीन नहीं बचा, जाने माजे नहीं। इस कदर गंदगी, बीट, बाजरा पड़ा रहता है, वहां पर आप नंगे पैर नहीं जा सकते। ये हाल है हमारी तारीखी जामा मस्जिद का, जो एक इतिहास है, जो एक हिस्ट्री में लिखी हुई है, बनी हुई है कि दिल्ली की जामा मस्जिद जिसको देखने दुनिया से आते हैं। तो उस जामा मस्जिद की कैसी ऐसी की तैसी मार रखी है अहमद बुखारी और उसके गैंग ने। याहिया बुखारी उसका भाई है कि बेटा है, मुझे नहीं मालूम, पक्का शराबी है, पक्का शराबी। 4-4 गर्लफ्रेंड उठाए फिरता है, नॉन मुस्लिम, अय्याशियां करता है। और वो कौन है? वो अब इमाम घोषित हो गए। कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है कि मुसलमानों का जो इमाम होगा वो शराबी होगा? सिर्फ इसलिए कि तुम शाही खानदान से अपना आपको डिक्लेयर कर रहे हो। तो जो मस्जिदें तुम्हारे पास अब हैं उनकी तो हिफाजत कर लो, उनको तो बचा लो इन मजहब के ठेकेदारों से, फर्जी ठेकेदारों से। और ये कौन है? ये सब आरएसएस के दलाल हैं। आपको याद होगा जब चंद्रशेखर जामा मस्जिद पे आकर अपना प्रोटेस्ट कर रहा था तो अंदर से क्या अनाउंसमेंट हुआ था, यहां से जाओ, कि तुम्हारे बाप का इलाका था तो जाओ। तो ये आपके रहनुमा नहीं है, ये सारे बीजेपी के दलाल हैं जो उनसे करोड़ों की पेटियां लेते हैं। आपको ये वाली बात समझ नहीं होगी। जो मस्जिदें हैं उनकी हिफाजत करो। और बाबरी मस्जिद पे लाखों मुसलमान कट चुका, मैं पहले भी बता रही हूं, उसको अल्लाह देखेगा। हमने बहुत कुर्बानियां दे दी, अब अल्लाह को जो मंजूर होगा वो अल्लाह करेगा, क्योंकि इन्नल्लाह मास साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वो अल्लाह की जगह थी, हमने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा। मैं ये वाली बात कल भी कह रही थी, आज भी कह रही हूं और मर जाऊंगी यही बात कहती रहूंगी कि आपको यूनाइटेड होना पड़ेगा, आपको एक होना पड़ेगा। अगर आपको भारत में अपना अस्तित्व बचाना है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, अपने भीमराव अंबेडकर को बचाना है, अशफाकुल्लाह के ख्वाब को बचाना है, महात्मा गांधी की कुर्बानियों को बचाना है, भगत सिंह की फांसी को बचाना है, तो आपको एकजुट होना पड़ेगा। आपको इन ब्राह्मणों की स्ट्रैटेजी को समझना होगा, जो आरएसएस के पीछे से कहीं ना कहीं एजेंट हैं, कहीं ना कहीं इनके तार निकलते हैं। जिस तरह मैंने केजरीवाल का बताया कि केजरीवाल ने 4 साल दिखाया कि वो बीजेपी का अगेंस्ट है, पुलिस उसके साथ नहीं है। जब उसने देखा पूरे बहुमत में वो दूसरी तीसरी बार आ गया, उसने फौरन कांचली उतार कर फेंकी और वो आरएसएस की गोद में जाकर बैठ गया। ये सबूत है, आपने खुद देखा। ये कोई मैं गप्पे नहीं हांग रही, ये मैं कुछ नहीं कर रही। और दिल्ली दंगे सबने देखे, इंटरनेशनल मीडिया ने देखे, हजारों मुसलमान मारा गया, हजारों मुसलमान मारा गया दिल्ली की नाक के नीचे, सेंटर की नाक के नीचे। और दुनिया के इतिहास में पहली बार किसी कैपिटल में 4 दिन तक इतने बड़े पैमाने पे दंगे होते रहे। पुलिस नाकाम, मीडिया नाकाम, हुकूमत नाकाम, सीएम नाकाम, मजिस्ट्रेट नाकाम, सब नाकाम है। और जिस मजिस्ट्रेट ने कहा कि कपिल मिश्रा इस दंगों का जिम्मेदार है, रागनी तिवारी इस दंगों की जिम्मेदार है, उसका फॉर्म रातों के रात ट्रांसफर करके उसको पंजाब फेंक दिया गया। तो ये हाल है, आपको समझना होगा, आपको अपनी अकल लगानी होगी कि आपके लिए कौन वफादार है, कौन बेवफा है, कौन आपको बेवकूफ़ बना के भड़का रहा है, कौन आपके दिमाग में हिंदू मुसलमान कर रहा है। ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं आपके दिमाग में कि भाई महात्मा गांधी देशभक्त नहीं था, उसकी फोटो नहीं आनी चाहिए। और एक आरएसएस की लड़की की वीडियो लोकतंत्र ने लगाई थी आज से 5 महीने पहले। 14 साल की लड़की थी, वो महात्मा गांधी को खुल्लम खुल्ला गालियां दे रही थी, वो चाचा नेहरू को खुल्लम खुल्ला अय्याश बोल रही थी, आरएसएस की थी वो।
तो इनके यहाँ ये होता है, ये महात्मा गांधी की इज्जत नहीं करते। इनके इंस्टीट्यूशन में महात्मा गांधी को गोली मारना सिखाया जाता है। और अभी मैंने आपको कल भी लाइव में बताया, ओम बाबा ओम स्वामी जो बिग बॉस में भी गया था और अपना मूत्र विसर्जन करता था, वो कल किसी पार्टी में गया, महात्मा की गॉडसे की बर्थडे पार्टी जो बीजेपी वाले सेलिब्रेट कर रहे थे, वहां गया और वहां इसको बीजेपी वालों ने दौड़ा दौड़ा कर मारा, क्योंकि वहां की औरतें इसको पसंद नहीं कर रही थी, स्वामी ओम को। तो ये तो गॉडसे की बर्थडे बनाए, इन पे कोई एक्शन नहीं। और हम यहाँ पर अगर कुछ भी करें तो हम जिहादी, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हम आतंकवादी, हम अपने हक की बात करें तो हम पाकिस्तानी। तो ये ड्रामे चल रहे हैं। आपको ये सब चीज समझनी होगी, आपको अपने दिमाग के ढक्कन खोलने होंगे कि आपके साथ कौन वफादार है, कौन वफादार नहीं है। आपको छोटी छोटी कमेटी खुद बनानी होगी, हर कम्युनिटी में बनानी होगी। जो महल्ले में सर्च करें, स्लम्स में सर्च करें, लोगों की प्रॉब्लम देखें, उनको लिखें, और फिर जो आपका जो एक साधन हो, एक स्पीकर हो आपका, आप उसको दें जाकर कि ये हमारी कम्युनिटी की सारी प्रॉब्लम है, आपको ये मीडिया के सामने आकर बोलनी होगी। इसको कहते हैं स्ट्रेटेजी से चलना, प्लान से चलना। यही नहीं 2 महीने पहले अपनी अम्मा के कोख से निकले, सोशल एक्टिविस्ट बन गए और चिल्लम चिल्ली मचानी शुरू कर दी कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम ये कर देंगे, हम बंडौल लगा देंगे, हम बेलन घुसा देंगे। इसको सोशल एक्टिविस्ट नहीं कहते, इसको कहते गंदगी फैलाना, समाज में गंदगी फैलाना, अराजकता फैलाना, ना कि सोशल एक्टिविस्ट कहलाना। और यही वजह है मैं कह रही हूं, आज के बाद कोई मुझे सोशल एक्टिविस्ट ना बोलेगा, ना लिखेगा। मैं आज से बाइकॉट करती हूं इस लफ्ज का भी। मैं ऐमन रिजवी आपकी खादमा हूं, मैं कौम की खादमा हूं, मैं भारत की खादमा हूं, मैं आप सबकी खादमा हूं, आप सबकी बहन हूं। तो आपको ये चीज़ें समझनी होंगी, आपको सब ये दिमाग के ढक्कन खोलने होंगे, आपको समझना होगा आपके साथ हो क्या रहा है और क्या होने वाला है। अब हम आ जाते हैं, हम चाइना की तरफ चलते हैं। चाइना की तरफ बहुत दिन हो गए मुझे आपके साथ चाइना को डिस्कस करे हुए। अगर आपको याद हो, मैं आपसे कितने दिनों से कह रही हूं कि 5 मई से चाइना हमारे सरहदों में घुस गया। मैं 5 महीने से अपडेट दे रही थी, इंटरनेशनल न्यूज़ सुनती हूँ इसलिए मैं आपको अपडेट दे रही थी, लेकिन भारतीय मीडिया मुकरे जा रहा था कि नहीं कुछ नहीं हुआ। मैं आपको 4 महीने से तभी से बता रही थी, 5 महीने से, कि चाइना घुस चुका है, गलवान घाटी में आ गया, फिंगर 8, 7, 6, 5, 4, 2 इसने घेर लिए हैं। फिर और जगह भी घुस रहा है, उत्तराखंड में भी घुस रहा है, नेपाल ने हमारी ज़मीनें घेर ली, बिहारियों को मार रहा है, बिहार के लोगों को मार रही है नेपाल की फौज, अपने नक्शे खोल दिए, हमारे मोतिहार को अपने में मिला दिया। लेकिन ये मीडिया क्या दिखाता रहा? नहीं, कुछ नहीं हो रहा। 15 जून 2020, सॉरी मैं भी थोड़ा तबीयत थोड़ी सही से नहीं लग रही, चक्कर से आने शुरू हो जाते हैं मुझे। 15 जून 2020 हमारे कितने फौजी मरे थे? आप सबको याद है कि 20 फौजी हमारे शहीद हुए थे, 20 भारतीय फौजी शहीद हुए थे, जो कहाँ के थे? जो बिहार की रेजिडेंस से आते थे। तो जब वो शहीद हुए थे, कैसे शहीद हुए थे? उन्हें किसने मारा था? और हमारे 75 सैनिक जो हैं वो बहुत बर्बरता से जख्मी करे गए थे, कीलों से मारा था तख्तों में लगा के, तो वो चाइना ने मारा था। तो वो चाइना कैसे गए थे? जाहिर सी बात है नींद में तो नहीं गए होंगे टहलते हुए, लेकिन हमारा मीडिया कहता रहा नहीं हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद 17 जून 2020 में AIIB चाइनीज बैंक है जिसने भारत सरकार को $75,000 करोड़ का लोन दिया। कोई न्यूज़ नहीं, किसी ने नहीं बताया। अब आ जाते हैं 19 जून में हमारे भक्तों के भगवान नरेंद्र मोदी एक मीटिंग करते हैं और कहते हैं ना कोई हमारी सीमा में घुसा था, ना 1 इंच ज़मीन गई, ना हमारी चौकियों पे कब्जा करा। ये 19 जून को नरेंद्र मोदी ने, भक्तों के भगवान ने झूठ बोला, ओपनली झूठ बोला। और ये वीडियो पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे चली। इस वीडियो से चाइना ने इतना फ़ायदा उठाया, उसने खुद कहा कि देखो भारत का प्रधानमंत्री खुद कह रहा है हम नहीं घुसे, जब हम नहीं घुसे तो फिर कैसे मार दिया। यानी जो हमारी ज़मीन थी, नरेंद्र मोदी ने कहा ये चाइनीज़ ज़मीन थी, ये चाइना ही की थी। तो हमें कितना बावला बनाया गया। और अब ये देखिए 4 महीने गुजर गए हैं इस वाली बात को, 4 महीने बाद तीनों सेना के जो चीफ आर्मी ऑफिसर हैं, विपिन रावत, वो क्या कहते हैं? हाँ चाइना 5 मई से हमारे अंदर घुस रहा है। तो 4 महीने से आपके मुंह में जो बॉन्ड जमा हुआ था वो अब कैसे उतरा? अब कैसे बता रहे हो तुम कि चाइना 5 मई से घुसा हुआ है? तो फिर प्रधानमंत्री ने झूठ क्यों बोला? कौन है जो उनसे सवाल करे और कौन है जो इस मीडिया पे नकेल डाले तो ये झूठ बोल रहा था? कौन है? तो आपको ये सवाल करना चाहिए और आपको ये वाली बात सोचनी चाहिए और इन पे कार्रवाई करनी चाहिए। पूछना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा सफ़ेद झूठ कैसे बोला।
कि हमें बेवकूफ़ बनाया और ये कहा कि कोई ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। और जबकि मैं आपको 4 महीने से कहती चली आ रही हूँ कि चाइना हमारी सरहदों में घुस गया, मोतीहार में चाइना नेपाल घुस गया, भूटान पानी रोक के खड़ा हुआ है, सब आंखें दिखा रहे और हमारा मीडिया दिखा रहा नहीं सब चंगासी है चंगासी है चंगासी है। तो आपको इन सब चीज़ों को समझना होगा, आपको यूनाइटेड होना पड़ेगा। और नोट पे हमारे बापूजी कल भी थे और बापूजी कल को भी होंगे, आज तो हैं कल को भी होंगे। ये वादा करिए कि कोई भी आपको किसी भी चैनल पर आकर भड़काता है कि नहीं नोट पे बापूजी नहीं होने चाहिए थे, अशफाकुल्ला होने चाहिए थे, तो आप उसकी बातों में मत आइए, क्योंकि लीडर एक ही होता है। मैं ये नहीं कह रही कि लीडर सबसे काबिल होता है, कई लाख होते हैं, हो सकते हैं उससे भी काबिल हों, लेकिन जो लीडर बन जाता है वही लीडर कहलाता है। तो गांधी जी हमारे कल भी लीडर थे, गांधी जी ने बहुत सारी तहरीकें शुरू करी, उनको लीड करा, तो नोट पे वो कल भी थे, आज भी और इंशाल्लाह कल भी रहेंगे। हमें अपना संविधान बचाना है जो हमारे भीमराव अंबेडकर ने दिया था। आपको इनकी सब आरएसएस की प्लानिंग समझनी होगी, इनका ब्राह्मणवाद समझना होगा और बॉयकॉट करना होगा। और अपने अंदर से, अपनी कम्युनिटी के अंदर से अपने अपने हीरो ढूंढिए, अपने अपने वॉलेंटियर ढूंढिए, अपने अपने सोशल एक्टिविस्ट ढूंढिए और उनको काम पे लगा दीजिए, सबको अलग अलग तरीके से बांटिए और फिर अपने इंटरव्यू उनसे दिलवाइए, अपनी कम्युनिटी की जितनी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको शेयर करिए। इस तरह हम इस भारत को फिर एक बार बचा लेंगे। तो मैं फिर लास्ट में यही कहूँगी कि न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, जय भीम, जय संविधान। अच्छा लगे तो उसको शेयर करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, गलत बात कही हो तो उसके लिए दिल से माफ़ी। शुक्रिया।